सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो हमारे पास है बच्चों, दैट इज़ द BJT। इस तरह से आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। इसका मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो लेट मी राइट दिस, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बहुत ही बेहतरीन सी डिवाइस है, बहुत लॉजिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो एक खास बात जो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर लगभग हर चीज़ का लॉजिक आप इमीडिएटली समझ सकते हैं, या वो लॉजिक समझना आपका अगला मोटिवेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कहीं पर वोल्टेज करंट का एक खास तरह का रिलेशन दिख रहा है तो आप या तो तुरंत ही उसको समझ जाओगे कि हाँ इसमें क्या क्या पीछे चल रहा है। एवरी स्टेप इज लीडिंग अनदर स्टेप। हर चीज़ बहुत ही लॉजिकल होती है, बहुत सिस्टमैटिक होती है। और जो ब्रांचेस होती है फिजिक्स में, कई बार क्या होता है उसमें वो लॉजिक ढूंढना थोड़े कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमको रिक्वायरमेंट होती है हायर फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, फील्ड थ्योरी की, या एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज नेचर की। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सेटिस्फैक्टरी होती है आपके लेवल पर। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में भी है। इसको समझने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ चीज़ें आती हैं। आपको ये मालूम है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो, उनमें जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो वो मोर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको देखने के लिए आप इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं हमारे उसको देख सकते हैं। तो उनको देखते रहोगे तो आपको यहाँ पर बैकअप मिलता रहेगा और आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई चीज़ समझ जा रहे हो, आपके लॉजिक के फ्लो में वो आ गया है, देन इट्स वेरी गुड। यही आपका अल्टीमेट एम है। फिर आपके सारे एम पूरे हो जाएंगे। आपको अपने मार्क्स अच्छे करने हैं, आपको अच्छा जगह जाना है, आपको सक्सेसफुल होना इस कैरियर में, सब कुछ हो जाएगा अगर आप समझने की जो प्रायोरिटी है इसको प्रायोरिटी पर रखोगे, इससे समझौता नहीं करोगे। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बच्चों हम ये मानते हैं, जैसे पहले इसका समझ लें इसका मतलब क्या है। बाईपोलर, बाई का मतलब तो आपको मालूम है टू होता है, ऐसे बाई, मोनो, बाई, ट्राई, ऐसे ही पेंटा, ऑक्टा, ऐसे होते हैं ना, क्वाड्रल वर्ड वगैरह यूज होते हैं। टू, बाई मतलब टू। यहाँ पोलर का मतलब होता है पोलैरिटी से, और पोलैरिटी का मतलब हम यहाँ चार्ज के नेचर की बात कर रहे हैं। तो टू, तो यहाँ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आपका यहाँ पर पोलर का मतलब है टू टाइप ऑफ चार्जेस, तो बाईपोलर मतलब टू टाइप ऑफ चार्जेस। जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन क्या है उसको तो लोग बात करेंगे ही, और ट्रांजिस्टर तो होता ही है जो डिवाइस में पढ़ना है। तो यहाँ से आपको पहला मालूम चल गया कि टू टाइप ऑफ चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं करंट के फ्लो के लिए। एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर, आपको एक चार्ज मालूम है जो कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेचर का होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अगर हम कहें ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो करती है। ये जो कन्वेंशन है ये किरचॉफ के ज़माने से चला आ रहा है। किरचॉफ ने जब इस पूरी सर्किट थ्योरी को एनालिटिकली समझने की कोशिश की थी तब उन्होंने इस तरह के अजम्पशन दिए थे। तो ये हमारा अजम्पशन है। अब आप कहोगे सर ना माने तो, ना मानो तो तुम अपना कुछ मान सकते हो, लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी किताबें इन चीज़ों को मान करके लिखी गई हैं। तो अगर आप अपना कुछ नया शुरू करोगे तो आपको अपना वो सारा जो नया कन्वेंशन होगा वो दुनिया को मनवाना पड़ेगा। ये दुनिया मान चुकी है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैथमेटिकली बहुत ही एक तरह से सिंप्लिसिटी आपको देती है। तो लोगों ने इसको बहुत सोच विचार के लिखा है कि वाई करंट की दिशा को हम करंट इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अपोजिट मानते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, एक और तरह के चार्ज कैरियर्स की बात आती है, इसको होल्स कहते हैं। होल्स बेसिकली असली पार्टिकल नहीं है, मतलब ट्रू पार्टिकल नहीं, दे आर सूडो पार्टिकल उनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो जो पीछे खाली जगह बचती है उसको हम कह रहे हैं वो होल है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर सम रियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर समथिंग जो कि हम एटॉम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी एक्सप्लेन करते हैं। बट होल इज समथिंग जो कि कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से आता है। अगर कहीं कोवैलेंट बॉन्ड बना है, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉनों की, तो उस बॉन्ड में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो जो खाली जगह बचती है उसको हम होल कहते हैं। उसको खाली जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर उस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फिर से पूरा हो जाएगा। तो होल इज अ सूडो पार्टिकल, और होल चूंकि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता
करता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर पॉजिटिव होता है। और साइन कन्वेंशन की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में होल फ्लो करते हैं हम करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ मानते हैं। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में होती है, यानी होल की डायरेक्शन में होती है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही शुरुआती अजम्पशन है, बहुत ही शुरुआती चीज़ें हैं जिनको कि आपको मान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको मान के आप आगे बढ़ोगे तो आप सब कुछ बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझ पाओगे। तो अब आते हैं अपनी बात पर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। टू टाइप ऑफ चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक ऐसे ट्रांजिस्टर डिवाइसेस होती हैं जिसमें टू टाइप ऑफ चार्जेस सीधे तौर पर करंट की फ्लो में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अमाउंट ऑफ करंट किसकी वजह से है, ये अमाउंट ऑफ करंट किसकी वजह से है। दोनों तरह के चार्ज उसमें इन्वॉल्व होते हैं करंट को फ्लो कराने में। तो ये है इसका नाम, और यही इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जो फेट होंगे, वो इससे अलग होंगे। उनको हम इस आधार पर अलग करेंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोनों तरह के चार्जों का इन्वॉल्वमेंट होता है करंट के फ्लो में, और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कोई एक तरह का चार्ज, यानी या तो सारी करंट का दारोमदार इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होता है या सारी करंट को फ्लो कराने का दारोमदार होल के ऊपर होता है, और उसको हम फेट मॉसफेट कहते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। इस यूनिट में आपको ये दो चीज़ें इसलिए बताई गई हैं, एक हिस्सा है बाईपोलर का, एक हिस्सा है यूनिपोलर का। और जब आप एक ही यूनिट में दोनों चीज़ को पढ़ते हो ना, तो सब कुछ आपका कवर हो जाता है। सारा लॉजिक, सारा कंसेप्चुअल ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है, और यहीं से आपको सबसे अच्छा मोटिवेशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स को और आगे पढ़ने का। ओके, लेट मी जस्ट रब दिस थिंग। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ और फिर हम ऑफिशियल तरीके से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम हमेशा आपसे हमारा हमेशा आपके लिए एक मोटिवेशन ये रहता है, सजेशन ये रहता है कि प्यारो नोट्स बनाते चलो, नोट्स अपने रखते रहो। अच्छा, इस पे बड़ी चर्चा होती है। आप लोग चूँकि आप लोग जो अभी आप अगर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग कोरोना के बाद पढ़ के आए हो, और कोरोना के बाद जो पढ़ाई हुई है वो यूट्यूब के द्वारा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, आई वुड से। और इस समय आप यूट्यूब पे देख भी रहे हो। अब यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि आपका व्यू, आपका पैसा, सब कुछ जुड़ा होता है। तो अगर हमारी बात को सुनने से हमको फ़ायदा होने वाला है, तो हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जो आप सुनना चाहते हो, तभी तो आप उसको देर तक सुनोगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, ये सब होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारी सलाहें निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग, कुछ तथाकथित विचारक किस्म के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है। अब साइंस स्टूडेंट लाइफ में आप टाइम का यूज क्या कर रहे हो? अगर नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइम, व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इन ए स्टूडेंट लाइफ? आप नोट्स बनाते हो तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से समराइज कर चुके होते हो। आप नोट्स बनाते हो तो आप उसको अपनी स्पीड पे रिवाइज कर सकते हो। आप नोट्स बनाते हो तो साइकोलॉजिकली, चूँकि आपने अपनी राइटिंग में लिखा है, तो वो वैसे ही आपको फेवरेबल लगता है। नोट्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, छोटे छोटे बॉक्स बना सकते हो, उसको अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेज, एक्स्ट्रा नोट लगा के आप उसको ऐड कर सकते हो, उसको इनरिच कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप नोट्स बना के रुको नहीं, उसको और हर बार जब रिवीजन करो उसको थोड़ा थोड़ा समराइज करते जाओ, उसको कंसाइज करते जाओ। आखिरी में आपको वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप सब कुछ तो कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में सीखने के दौरान जो कुछ किया जाता है, रिवीजन, उसको मिनिमाइज करना, उसको समराइज करना, ये सब जो भी कुछ करना होता है वो तो सब आप नोट्स बनाने के दौरान कर रहे हो। तो फिर क्यों नहीं नोट्स बनाओ? हाँ, अगर नोट्स बनाने का मतलब ये है एक किताब को उतार के दूसरी किताब बना लेना, दैट इज़ गलत है। वो तो फिर आप मैनुअल फोटो कॉपिंग कर रहे हो। मैनुअल फोटो कॉपिंग नहीं करनी है, आपको चीज़ों को समराइज करके लिखना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा एक नोट्स, एक कॉपी अपने पास रखिए और रफ में लिखिए, और आखिरी में उसको कहीं ना कहीं समराइज जरूर करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन की। हम ट्रांजिस्टर जो है हमारा
उसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, ट्रांजिस्टर के नामकरण का आधार क्या है। तो नामकरण का आधार हम तब बता पाएंगे आपको और अच्छे तरीके से जब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी समय हम रेजिस्टेंस के ट्रांसफ़र की बात करेंगे और उसी समय जो असली कारण है ट्रांजिस्टर का वो हम बताएंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ट्राई 3 टर्मिनल होते हैं, तो ये एक बहुत ही वाजिब सा जवाब नहीं है। तो ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, नहीं। उसके ट्रांजिस्टर का जो नाम है उसके पीछे जो फेज है वो है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हुआ उसको हमें बात करनी है आगे। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पढ़िए, आपके पास जो टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उनको पढ़िए। बुक कौन सी यूज कर सकते हो बच्चों, बुक आप अपनी लाइब्रेरी में जाके देखिए, बॉयस्टेड की बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मतलब अंग्रेज़ों की लिखी किताब है तो आप बॉयस्टेड की बुक को पढ़ सकते हैं, आप थॉमस फ्लाइट की बुक को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा मोटिवेटेड हैं तो आप मिलमैन की बुक्स पढ़ सकते हैं, मॉस्टेड करके बुक है उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, यूनिवर्सिटी आपकी लाइब्रेरी में, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी होंगी, उनको ज़रूर पढ़िए जा करके। इंडियन ऑथर में आप थरेजा की बुक पढ़ सकते हो, वीके मेहता की बुक पढ़ सकते हो। इन सारी बुकों में आपके सिलेबस के साथ जो चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ना ज़रूर शुरू करिएगा। बिना पढ़े कुछ होगा नहीं, है ना। दिमाग की गांठें नहीं खुलेंगी जो कि उलझी हुई हैं, उनको जितना सुलझाओ, जितना पढ़ोगे सुलझती जाएंगी। और जैसे अगर आपको पतंग उड़ाने का अनुभव है तो आपको मालूम होगा ना कि मांझा अगर उलझा है तो आपकी पतंग नहीं उड़ सकती है। आपको पहले पतंग को अगर ऊपर उड़ाना है तो आपको मांझा सुलझाना पड़ेगा। जितनी मांझा आपका सुलझता जाएगा आपके सामने उतनी ही सुलझी हुई डोर होगी, और सुलझी हुई डोर से ही पतंग को आप उड़ा सकते हो। उलझी हुई डोर से पतंग नहीं उड़ सकती, वो उलझ जाएगी और यू विल गेट नथिंग। जो आप पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि की जो गांठें हैं, जो बुद्धि का मांझा है वो उलझा हुआ है, मूल रूप से वो फंडामेंटली उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग उलझी हुई है। पढ़ के उसको सुलझाया जाएगा, और जितना सुलझता जाएगा आपके कैरियर, आपकी ग्रोथ की पतंग उतनी ही ऊपर उठती चली जाएगी। चलिए कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक टर्मिनल को हम नाम देते हैं एमीटर, एक टर्मिनल को हम नाम देते हैं बेस, और एक टर्मिनल को हम नाम देते हैं कलेक्टर। तो आपके पास 3 हिस्से हैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। अच्छा, यहाँ से एक तार सोल्डर कर देते हैं, एक टर्मिनल बन गया। यहाँ से दूसरा टर्मिनल, यहाँ से तीसरा टर्मिनल, इसको सी टर्मिनल कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको ई कहते हैं। तो हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। अब एक और ख़ास बात है यहाँ पर, एक ख़ास बात ये है कि जो अब ये सब सेमीकंडक्टर के हिस्से हैं, ये 3 हिस्से सेमीकंडक्टर के हैं। अगर आपने ये हिस्सा पी टाइप का बनाया है तो आपको कलेक्टर भी पी टाइप का बनाना पड़ेगा। यानी एमीटर उत्सर्जक, कलेक्टर संग्राहक, ये दोनों एक ही तरह के सेमीकंडक्टर होने चाहिए। जैसे ये अगर पी टाइप का है तो ये पी टाइप का होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने इसको भी पी टाइप का बना दिया तब तो सब पी 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 बन गए, तो फिर 3 हिस्से कैसे बनेंगे? तो 3 हिस्सों के लिए इसको हम एन टाइप का बनाते हैं। तो अगर एक पी टाइप का मटेरियल है एमीटर, तो कलेक्टर पे पी टाइप का होगा, लेकिन जो बेस होगा वो कैसा होगा? उसके उल्टा यानी एन टाइप का होगा। पी टाइप में क्या होता है? जो होल्स होते हैं ये मेजॉरिटी में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं। अप एरो का मतलब है मेजॉरिटी यानी अधिक संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या में ज़्यादा होते हैं, होल संख्या में कम होते हैं। यहाँ फिर से होल संख्या में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन संख्या में कम है। तो आपके पास 3 हिस्से हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें से पी टाइप का अगर एमीटर है तो कलेक्टर पी टाइप का होगा, तो बेस एन टाइप का होगा। अगर एमीटर एन टाइप का है, मान लीजिए आपने इसको एन टाइप का बनाया, तो कलेक्टर को भी आप एन टाइप बनाओगे, फिर आपका बेस पी टाइप का हो जाएगा। इस आधार पे हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला अरेंजमेंट लिया है तो हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप पी एन पी स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखोगे या कैपिटल लेटर में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये कन्वेंशन है जो किताबें फॉलो कर रही हैं। वैसे ही अगर आप इसको
NPN करना चाहते हो, या आप इसको NPN ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास दो तरह के ट्रांजिस्टर, कौन से ट्रांजिस्टर, BJT, दो तरह के BJT ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन वाइज बनते हैं। एक होता है PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है NPN ट्रांजिस्टर। ये दोनों का हिसाब किताब है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि सर आपने कहा एमीटर P टाइप का है, कलेक्टर P टाइप का है, तो अगर ये दोनों एक ही जैसे हैं तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इसको एमीटर कह दें, है ना, इसको एमीटर कह दें, इसको कलेक्टर कह दें, क्योंकि जब दोनों P ही टाइप के हैं या दोनों N टाइप के ही हैं तो हमारे ऊपर क्या बाउंडेशन है। आपने दाएं वाले को एमीटर माना, बाएं वाले को कलेक्टर माना, और हम ऐसे खड़े हो गए हैं तो हमने दाएं वाले को एमीटर मान लिया, हम बाएं वाले को कलेक्टर मान लें। दोनों एक ही तरह के, तो क्या फ़र्क होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भले ही होते हैं एक ही टाइप के मटेरियल के, मतलब P टाइप का ये बना है तो P का ये भी बना है, N का ये बना है तो N का ये भी बना है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है। और इसी अंतर की वजह से इनका नाम एमीटर और कलेक्टर अलग अलग पड़ा है। देखो समझो, अब जरा समझना है आपको एमीटर का मतलब क्या होता है। एमीटर को हम हिंदी में, इसका हिंदी मतलब होता है उत्सर्जक। उत्सर्जक यानी जो उत्सर्जन करता है। एमीटर मतलब जो एमिट करता है। एमिट करने का मतलब क्या होता है, जिससे कुछ निकलता है, जिससे कुछ बाहर जाता है। एमिट मतलब ये होता है जैसे कि मोमबत्ती जलते हैं, उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश उसमें से बाहर की तरफ जा रहा है। अब वो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, जो कि वहाँ पर मोम, वैक्स और वो सब ऑक्सीडाइज जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से फोटोन बाहर निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो एमीटर में क्या होता है, देखो भाई, एमीटर में क्या होता है कि जब हम अपना ट्रांजिस्टर बनाते हैं, उसमें जब ये वाला हिस्सा का हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर, तो इसमें बहुत सारे हम चार्ज कैरियर भर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ये एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है, इसको ये हिस्सा एमीटर है। तो आप एमीटर कैसे बनाते हो, आप एमीटर बनाते हो उसमें बहुत सारा फास्फोरस मिलाते हो, तभी तो N टाइप बनेगा। मान लो हमें N टाइप बनाना है, तो N टाइप बनाने के लिए क्या करोगे, आप प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत सारा फास्फोरस मिलाओगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे। अब कितना मिला रहे हो, तो भैया हमने कहा कि हमने 10⁶ सिलिका के एटम हैं, उस पर हमने 1 एटम फास्फोरस मिलाया। तो अगर हमारे पास 1,00,000 एटम है सिलिका के, मतलब सेमीकंडक्टर के, तो हम उसमें 1 एटम फास्फोरस को मिलाएंगे। इस अनुपात से हम फास्फोरस मिलाएंगे, 1,00,000 सेमीकंडक्टर पे 1। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा और इसको और बढ़ा दो, ये डोपिंग थोड़ी और बढ़ा, मिलावट थोड़ा और करो। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, हम 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो 1,00,000 एटम पर हमने फास्फोरस के 10 एटम मिलाने शुरू कर दिए, तो मिलावट ज़्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो हिस्सा बनेगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री वाले, क्योंकि हर फास्फोरस एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। तो अगर आपने ये अनुपात जो कि 1,00,000 पे 1 एटम था, उसको 1,00,000 पे 1 एटम से बढ़ा के 1,00,000 पे 10 एटम कर दिया, तो ये बढ़ गया और उस हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि हमने अपने इस हिस्से को थोड़ा ज़्यादा डोपिंग कर दी, बहुत ही हैवी भी नहीं की, 10 गुना कोई बहुत हैवी भी नहीं है और लाइट नॉर्मल भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर आपको क्या कहा कि हमने इसमें हैवी डोपिंग कर दी है, थोड़ा हैवी डोपिंग कर दी है। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर जो होता है उसमें हैवी डोपिंग होती है। हैवी डोपिंग मतलब उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाई गई कि उसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर औसत से ज़्यादा होते हैं। अब जो औसत से ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि चूँकि ज़्यादा है तो ये यहाँ से भेजेगा, एमिट करेगा। तो इसको एमीटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको हमने बहुत सारे चार्ज कैरियर्स के अंदर डोप किए हैं, ताकि ये अपने पास जो अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है इनको आगे भेज सके, इसीलिए इसको एमिट करना कहते हैं। तो एमिट करने का मतलब क्या होता है कि एमीटर ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर डोपिंग ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, बेस की तुलना में, कलेक्टर की तुलना में, और इस वजह से इसको हम देखते हैं कि चार्ज कैरियर को एमिट करता है। तो ठीक है, एमीटर क्या होते हैं, एमीटर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डोपिंग होती है वो लार्ज होती है तुलना में, कंपैरेटिवली बाकी जगहों के हिस्सा में इसकी डोपिंग लार्ज होती है। ठीक है, यही इसका खास बात है। तो ये क्या करता है, डोपिंग लार्ज होने की वजह से ये प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स द चार्ज कैरियर्स, ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो प्रोवाइड्स करता है। अब आप कहोगे सर प्रोवाइड कहाँ, किसको, उपलब्धता क्या ज़रूरत है, वो हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल अभी इसको एमीटर के नाम का मतलब समझ लो। ठीक है, अगर ये एमिट प्रोवाइड कर रहा है
तो कौन ले रहा है? अगर हम कह रहे हैं एमिटर वो हिस्सा है जो कि उपलब्ध कराता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए हमने उसके अंदर डोपिंग ज़्यादा की है। तो सवाल ये किसको उपलब्ध कराता है? ये जो चार्ज कैरियर उपलब्ध करा रहा है, ये कौन इकट्ठा कर रहा है? तो जवाब आता है कलेक्टर। तो दूसरा हिस्सा अगर हम सोचें तो ये क्या है? कलेक्टर। तो कलेक्टर भी वैसा ही है जैसा एमिटर है। एमिटर अगर एन टाइप है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अधिकता में, तो कलेक्टर जो है वो भी उसी प्रकार का होगा। एक ही तरह के लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है ना, जैसे मैंने दिया और मेरे ही जैसे एक मनुष्य ब्लड का होता है, जैसे ब्लड होता है, ब्लड क्या हुआ, मैंने एज ए ह्यूमन हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो हमसे किसको जा रहा है? हमारे ही ब्लड ग्रुप किसी दूसरे ह्यूमन को। ऐसा तो नहीं कि हमारा ब्लड ग्रुप किसी कुत्ते को चढ़ा दिया जाएगा या किसी बैल का ब्लड ग्रुप हमको हमारे ऊपर खून चढ़ सकता है, नहीं। हम जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप सेम ब्लड ग्रुप की ह्यूमन को चढ़ता है, वैसे ही एमिटर भी अगर पी टाइप है या एन टाइप है तो कलेक्टर भी एन टाइप होगा, क्योंकि वो एमिटर से जाने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना है, इसीलिए उसका नाम कलेक्टर कहा गया है। ठीक है, ये कलेक्टर है। तो कलेक्टर का काम क्या होता है? कलेक्टर जो होता है ये कलेक्ट्स, दिस कलेक्टर कलेक्ट्स द चार्जेस, चार्ज कैरियर्स, कलेक्टर कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स एमिटेड फ्रॉम एमिटर, एमिटर से उत्सर्जित, एमिट होने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। अच्छा, कलेक्ट करना है तो फिर क्या होगा? इस कलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर उतने पहले से उतने चार्ज कैरियर नहीं होने चाहिए। जितनी डोपिंग एमिटर की होती है उतनी डोपिंग हम इसकी नहीं करते। ठीक है, इसकी डोपिंग हम उतनी नहीं करते, इसको नॉर्मल डोप रखते हैं। अगर नॉर्मल डोपिंग ये है 10⁻⁶ पे 1 एटम, तो हम इसको ऐसे ही डोपिंग करते हैं। इसको किया था 10 गुना ज़्यादा किया था, इसको हम वही नॉर्मल करते हैं 10⁻⁶ पे 1। तो और इसका एरिया भी हमारा ज़्यादा होता है। तो हमारे पास क्या है? कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर काम है एमिटर से जाने वाले चार्जेस को कलेक्ट करना, और चूँकि कलेक्ट करने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए, तो इसीलिए पहली बात तो हम इसका जो साइज है वो बड़ा रखते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, आकार बड़ा होता है, और दूसरा इसकी डोपिंग नॉर्मल होती है। लॉजिक समझ रहे हो क्यों नॉर्मल होती है? भैया यहाँ खाली, यहाँ से आने वाले चार्ज यहाँ आएंगे कब? जब यहाँ जगह खाली हो पहले से। तो नॉर्मल डोपिंग से इतना काम चल जाता है कलेक्टर का। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो कलेक्टर हैं इनका एरिया सिर्फ बड़ा करने का यही फ़ायदा है कि आने वाले जो चार्ज हैं उनको ये इकट्ठा कर ले, जैसे खाली गोदाम को? तो हम कहेंगे नहीं, इसका एक और अच्छा सा रीज़न है। अच्छा रीज़न ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से पुश करते हो तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकले एक ऊर्जा के साथ और कलेक्टर में गए, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो वहाँ रुकना होता है, उनको एक तरह से कलेक्ट होना है। कलेक्ट होने का मतलब क्या है? वहाँ पर उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो जब वो यहाँ आते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ हिस्सा ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं और कलेक्टर में कलेक्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मोस्टली हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एलईडी होते तो वो हीट की जगह पर वो एक तरह से कह सकते हो हीट की जगह पर लाइट को एमिट करते हैं। लेकिन नॉर्मल डायोड क्या होते हैं, वो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसको जब वो मतलब एक तरह से यूटिलाइज करते हैं तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो होगा क्या, कलेक्टर का जो हिस्सा है उसमें हीट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अगर ये हीट यहाँ डेवलप होती रही, बाहर नहीं निकली, तो ये हीट क्या करेगी, अल्टीमेटली इस हिस्से का मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा देगी। गर्मी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि वो इस हिस्से की मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाए। देखो, हर ठोस पदार्थ का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोहा हो गया, कॉपर, कुछ भी हो गया, उसको अगर हम एक हद से बराबर गर्मी दे दें, एक हद तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, एक हद तक उसमें हीट एनर्जी का फ्लो करा दें, तो वो पिघल जाएगा, उसको मेल्ट कर जाएगा। तो हमें ज़रूरत क्या है कि इसको हमें रोकना है, हमें इस हीट को किसी तरह से इससे बाहर निकालना है। खुद ही सोचो, गर्मियों में जब आपको तकलीफ होती है, आप गर्माहट आप महसूस करते हो, तो आप क्या करते हो? आप कपड़े कम पहनते हो। कपड़े कम पहनने का फ़ायदा क्या होता है? एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम कपड़े कम पहनते हैं तो हमारी त्वचा जो है खुली होती है, हवा के संपर्क में आती है। हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, क्योंकि हमारी स्किन पर बहुत सारे पसीने की ग्रंथियाँ हैं, पसीने के वो जो पोर्स होते हैं वो होते हैं।
ठीक है ना। तो जब हवा चलती है तो उन पोर से वो पसीने जो है वो जब हवा के साथ वेपोराइज हो जाता है तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो भी वेपोराइज हो जाती है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, तेज़ी से हीट को लॉस करता है अपने आप को ठंडा करने के लिए। अगर हम बहुत सारे कपड़े गर्मी पहने रखें, हमें गर्मी क्यों लगती है, ताकि क्योंकि हमारे अंदर की जो हीट है वो क्या है, बाहर नहीं जा पाती। तो हमारी बॉडी जो होती है वो तेज़ी से गर्माहट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जाड़े दिनों में हम कपड़े क्यों पहने रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे बॉडी की हीट हमसे बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर हीट कम है, ठीक है ना, बाहर हीट कम है तो हमारी बॉडी की हीट तेज़ी से लॉस ना हो, इसीलिए हम गर्मियों में कपड़े कम पहनते हैं और जाड़ों में कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो यानी कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें तो हम क्या पाएंगे, हीट का जो रेट ऑफ लॉस है वो बढ़ जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर हम कप से चाय पी रहे हैं, अगर हम उस चाय को प्लेट में रख दें तो प्लेट में चाय फैल जाएगी और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ये जब आप चाय लेते हो उसको फूंकते क्यों हो, ताकि वो तेज़ी से वो वेपराइज हो जाए, उसकी हीट लेकर के एनवायरनमेंट में हीट चली जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। कलेक्टर जब साइज में बड़ा होता है, तो कलेक्टर जब साइज में बड़ा होता है तो क्या होता है कि जो एमीटर से जाने वाले चार्ज कलेक्टर में जाते हैं और जब वहाँ रिकम्बाइन करते हैं या वहाँ पर स्लो डाउन होते हैं, सामान्य भाषा में हम कहें, तो वो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं तो अच्छे खासे हीट हो जाती है। तो उस हीट को लॉस होने के लिए इस हिस्से का एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कलेक्टर के बड़ा होने का फ़ायदा ये भी है कि वो जो हीट जनरेट हो रही है उसको तेज़ी से इवेपोरेट कर लेता है। तो ये हो गई कलेक्टर की बात। तो कलेक्टर दिस, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इवेपोरेट कह सकते हो, इवेपोरेट, आई थिंक लार्ज सरफेस एरिया इवेपोरेट मोर हीट इन लेस टाइम, मोर हीट इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा हीट को वो एवोपरेट कर लेता है। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, मतलब तापमान के बढ़ने की वजह से ट्रांजिस्टर के जल जाने की व्यवस्था होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, अब तीसरा आता है बेस। जैसा कि इसका नाम है, यथा नाम है तथा गुणे। बेस का काम क्या है, बेस का काम यह है कि भाई एमीटर से जो आए उसको कलेक्टर की तरफ भेजना है, और बीच में वो एक तरह से एक डिवाइडर की तरह से काम करता है कि भाई इसके एक तरफ एमीटर, इसके एक तरफ कलेक्टर है और बीच में वो हिस्सा बेस का होता है। तो बेस एक तरह से बेस कहा जा रहा है क्योंकि बेस एक तरह से एमीटर को कलेक्टर को जोड़ने का आधार है, इसलिए इसको आधार कह रहे हैं। तो इस आधार को हमें बहुत ज़्यादा डोपिंग नहीं देनी है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर एमीटर वाले हिस्से की डोपिंग 10⁶ में 10 एटमों की है और इस हिस्से की 10⁶ में 1 एटम की डोपिंग है, तो इस हिस्से में डोपिंग कम होती है। कितनी कम होती है, मान लो 10⁷ में 1, मतलब ये 10⁶ में 1 एटम फास्फोरस के मिलाए थे, यहाँ 10⁶ में 10 एटम फास्फोरस के मिलाए थे, तो यहाँ 10⁷ एटम में आप 1 एल्युमिनियम का एटम मिला करके बेस बनाओगे। और ये बहुत पतला होता है, कुछ अगर ये पूरा कुछ 10 माइक्रोमीटर का, अगर मान लो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई 10 माइक्रोमीटर तो नहीं होता, मान लो ये करीब 5 मिलीमीटर का अगर होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अगर पूरा ट्रांजिस्टर 5 मिलीमीटर का है, तो उसके अंदर करीब 100 माइक्रोमीटर का आपका या 100 के अंदर ही आपका बेस का हिस्सा होता है। तो बहुत पतला होता है, थिन होता है। तो बेस जो होता है वो साइज में थिन होता है, और दूसरा बहुत ही लेस डोप होता है। इसकी डोपिंग जो होती है वो इन अपने तीनों हिस्सों में, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो 3 हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों में सबसे कम डोपिंग प्यारों इसी बेस की होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये 3 हिस्से बन गए हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। और इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है कि बेस का कितना है हिसाब, उसको बेस क्यों कहते हैं, एमीटर को एमीटर क्यों कहते हैं, और कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहा जाता है। तार्किक रूप से अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बस जाते जाते एक चीज़ और समझ लेते हैं। इनको हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल भी होता है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर्स का एक जंक्शन डायोड इक्विवेलेंट मॉडल, जंक्शन डायोड
इक्विवेलेंट मॉडल, बहुत ही मतलब क्रूड तरीके से बताएंगे, बहुत ही रफली तरीके से बता रहे हैं हम लोग बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, तो ये आपका एमीटर है, मान लीजिए पी टाइप का एमीटर है, ये एन टाइप का बेस है, ये पी टाइप का आपका कलेक्टर है। यहाँ से एक तार निकल गया, एक तार यहाँ से निकल गया, एक तार यहाँ से निकल गया। अब जरा देखो, थोड़ी देर के समझो, ये एक पी टाइप एन टाइप मटेरियल है, तो ये क्या बन गया, एक पी एन जंक्शन। ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या दिखा रहा है, एक पी एन जंक्शन। यहाँ पर एक पी एन जंक्शन बन गया है। ऐसे ही ये एन है, ये पी है, तो यहाँ पर भी एक पी एन जंक्शन बन गया है। तो असल में ट्रांजिस्टर के अंदर दो पी एन जंक्शन बन रहे हैं, एक एमीटर और बेस के बीच में। ये क्या होता है, इसे कहते हैं बेस एमीटर जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर में पहला जंक्शन कौन सा है, बेस एमीटर के बीच में, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेस कलेक्टर। देखो ऐसा, अब ये भी एक कहने का तरीका है, किताबों में प्रचलित तरीका है कि हम ये नहीं कहते एमीटर बेस जंक्शन, कह सकते हैं एमीटर से बेस जंक्शन, बेस से कलेक्टर जंक्शन। हम कहते कैसे हैं, क्योंकि बेस मतलब आधार है, आधार से एक तरफ, आधार से दूसरी तरफ, तो आधार से बाईं तरफ बेस एमीटर जंक्शन, आधार से दाईं तरफ बेस कलेक्टर जंक्शन। तो इस चीज़ को याद रखना, हम बेस एमीटर जंक्शन कहते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। दो तरह के जंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं। अब जरा इसको ऐसे समझ लो, जैसे पी एन जंक्शन है, तो पी कैसे बनाते हो आप, ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे सीधा बनाते हैं। तो ये हिस्सा आपका पी है, हाँ, ये हिस्सा आपका एन है, तो एक तो ये बन गया। फिर इसी को ऐसे जोड़ो, ये एन पी है, ये हो गया एन, ये हो गया पी। तो अब देखो, ये जो टर्मिनल है ये वाला, इसी को आगे हमने क्या कह दिया, एमीटर का है। यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दिया, इसको कह दिया बेस का है, और इस टर्मिनल को क्या कह दिया, इसी टर्मिनल को कह दिया कलेक्टर का है। तो अगर आप देखो तो ये कह सकते हो कि अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू टू पीएन जंक्शन कनेक्टेड इन सम मैनर, कुछ तरीके जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर दोनों का एन टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो ये वो कॉमन रीजन है। एक तरफ बेस है, ये पी बन गया, एक तरफ एमीटर है, ये पी बन गया। अच्छा, अगर आपका ये ट्रांजिस्टर ऐसा होता, एन पी एन होता, तो कैसा होता, तो एन पी एन होता तो ऐसे लिखा जाता, ये हो गया आपका एन, इधर हो गया, ये हिस्सा हो गया पी, फिर ये पी एन हो गया, तो ये हो गया पी, ये हो गया एन, तो ये हो गया पी, ये हो गया एन। तो एन पी एन के लिए इस तरह का हम ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट मॉडल बना ले जाते। अगर पी एन पी है तो हम इस तरह का इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कहने का। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज लाइक connection of back to back to connection of two transistors, two diodes which are connected back to back, ऐसा मान सकते हैं। बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पी हिस्से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के एन हिस्से जुड़े हुए, दो डायोड जो होते हैं उनका ये एक अरेंजमेंट है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, जिससे हम डायोड की जानकारी से हम ट्रांजिस्टर की जानकारी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये समझ रहे हो ना, बेस एमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण जंक्शन हैं। और आपने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या मतलब, अगेन जो पिछले लेक्चर है उसमें आप देखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या मतलब है, और किस तरह से हमारा जो जंक्शन होते हैं इनको बायसिंग देनी पड़ती है। क्योंकि जो जंक्शन होते हैं क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के या होल के फ्लो को रोकते हैं। इनका काम जो होता है ये एक तरह से बैरियर की तरह से होता है, ये रुकावट डालते हैं। अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो आपको चार्ज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ले जाना है तो आपको बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी। तो उस बैटरी को लगाने के लिए हम एक जो इस बैटरी के लगाने की टेक्निक होती है इसको हम बायसिंग कहते हैं। सो बायसिंग इज़ व्हाट, बायसिंग इज़ अ प्रोसेस जिसकी सहायता से हम बाहर से कुछ डीसी सप्लाई देते हैं, बाहर से कुछ डायरेक्ट बैटरी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि हमारे डिवाइस के अंदर करंट के फ्लो की एक सिचुएशन बन सके। तो ट्रांजिस्टर में चूंकि दो जंक्शन है,
तो जाहिर सी बात है दो बैटरी लगेंगे। एक बैटरी जो होगी वो बेस एमिटर को टैकल करेगी, एक बैटरी जो होगी वो बेस कलेक्टर को टैकल करेगी, और फिर उनको हमें फॉरवर्ड जोड़ना है, रिवर्स में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्या करना है, वो भी हमारा सारा हिसाब किताब बनेगा। तो इस तरह से अगला टॉपिक बच्चों जो हमारा होगा दैट विल बी द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में आपने पढ़ा और आपको समझ में आना चाहिए कि पीएन जंक्शन को हम कैसे पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, उनको बेस एमिटर कलेक्टर क्यों कहते हैं, किसकी डोपिंग ज़्यादा होती है क्यों होती है, किसकी डोपिंग नॉर्मल होती है क्यों होती है, किसकी डोपिंग सबसे कम होती है और क्यों होती है, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे 2 डायोड मॉडल्स के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें समझ रहे हो, और ये भी आपने पढ़ा है कि बेस एमिटर जंक्शन क्या होता है और कहाँ बनता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन कहाँ होता है और क्या बनता है, और ये भी आपको इंट्यूशन होना चाहिए क्योंकि जंक्शन बने हैं तो किसी न किसी बाहरी बैटरी का इस्तेमाल करके हमको उनको ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा ताकि वो अपने से होकर चार्ज का फ्लो करा सके। चार्ज का फ्लो कराएंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दैट विल बी अबाउट द ट्रांजिस्टर बायसिंग। जरूर जुड़िए, देखिएगा और ज़रूर जुड़िएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।